पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि म्योंगिल और उसके गुंडों ने मिलकर गुणवो को बुरे तरीके से मारा पीटा था और उसके बाद म्योंगिल ने उसके चेहरे पर एक लंबा चौड़ा कट लगा दिया था। एपिसोड 2 की शुरुआत में गुणवो हॉस्पिटल में एडमिट था। उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान थी। उन्हें तो यही लग रहा था कि उनकी वजह से उसकी बेटी की ये हालत हुई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि म्योंगिल ने जो गुणवो के फेस पर चाकू से कट लगाया था उसकी वजह से उसे टोटल 30 स्टिचेस लगते हैं। कुछ दिनों के बाद गुणवो वुजिन के साथ अपना ड्रेसिंग कराने के लिए हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे कहती है कि अगर तुमने लेजर ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो तुम्हारे चेहरे पर स्कार हो जाएगा। अब क्योंकि लेजर ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली था और गुणवो के पास तो पैसे ही नहीं थे, इसलिए वो लेजर ट्रीटमेंट कराने से सीधा मना कर देता है। वुजिन गुणवो को काफी ज्यादा समझाता है और कहता है कि हमें म्योंगिल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा, लेकिन गुणवो मना कर देता है और कहता है कि म्योंगिल ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं पुलिस स्टेशन में गया तो वो लोग मेरी मॉम को मार डालेंगे। वुजिन उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है जिस कॉन्ट्रैक्ट पर गुणवो की मॉम ने साइन किया था। वुजिन बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम लोगों को एक्सटेंशन फी भरनी पड़ेगी और एक्सटेंशन फी भरने के बाद तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट का 10% हर हफ्ते पे करना होगा जब तक तुम पूरा लोन रिपे नहीं कर देते, और अगर गलती से भी तुमने कोई इंस्टॉलमेंट मिस कर दिया तो अगले दिन उस इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली डबल हो जाता है। और उन लोगों ने जानबूझकर ये सारा कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट पर छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा था ताकि लोगों का ध्यान ही न जाए और वो उनकी जाल में फंस जाए। वुजिन बताने लगता है कि ये जरूर कोई स्कैम है लोगों से पैसे ऐंठने के लिए, और अगर लोगों ने गलती से भी उस फॉर्म पर साइन कर दिया तो ना चाहते हुए भी उनको पैसे भरने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें यही पता चलता है कि म्योंगिल की पूरी कंपनी एक फ्रॉड थी और वो लोग जानबूझकर लोगों के साथ स्कैम कर रहे थे पैसे कमाने के लिए। वुजिन गुणवो से कहता है कि हमें जल्द से जल्द सारे पैसे भरने होंगे, क्योंकि हम जितना ज्यादा देरी करेंगे उतना ही ज्यादा अमाउंट बढ़ता जाएगा। वहाँ से निकलने के बाद वुजिन गुणवो को लेकर एक अपने जान पहचान के आदमी के पास जाता है ताकि वो उस आदमी से लोन मांग सके। वो आदमी उन्हें 1% इंटरेस्ट पर लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ बदले में तुम मेरे लिए काम करो। वो उन दोनों को एज अ ब्लड हाउंड काम करने के लिए बोलता है। ये काम ऐसा था कि उन्हें मारपीट करना भी पड़ सकता था, इसलिए गुणवो इस काम के लिए सीधा मना कर देता है और कहता है कि पैसों के लिए मैं इनोसेंट लोगों के साथ कभी मारपीट नहीं करूंगा, और इतना कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी जे म्योंग नाम के गुंडे को देखते हैं जिसके पीछे योंजो नाम की लड़की पड़ी हुई थी। एक्चुअली में इस गुंडे जे म्योंग ने योंजो के ग्रैंडपा से अपनी मॉम को बीमारी का नाटक करके बहुत सारे पैसे लिए थे और आज तक उन पैसों को चुकाया भी नहीं था। वहाँ से निकलकर जे म्योंग एक बिल्डिंग में आता है। एक बिल्डिंग में आकर वो उसी आदमी से मिलता है जो म्योंगिल के साथ स्माइल कैपिटल में काम करता था, और इसी आदमी ने धोखे से गुणवो की मॉम से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था। वो गुंडा जे म्योंग आकर उस आदमी को बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि हमने बहुत सारे होमलेस बेघर लोगों की आईडी चुराई और फिर उन्हीं होमलेस लोगों के नाम पर लोन लिया, और यही पैसा वो लाकर इस आदमी को दे रहा था। योंजो ये सारा कुछ देख रही थी। वो चुपके से उस आदमी की फोटो क्लिक कर लेती है। दूसरी तरफ हम उसी मिलिट्री वाले को देखते हैं जिसको पिछले एपिसोड में ग्रैंडपा ने कॉल करके अपनी ग्रैंड डॉटर योंजो के लिए एक बॉडीगार्ड भेजने के लिए कहा था। उस मिलिट्री वाले आदमी ने वुजिन और गुणवो को भी इस बॉडीगार्ड वाले जॉब के लिए बुलाया था। उनकी बातें होती है और वो मिलिट्री वाला आदमी इन दोनों को वो जॉब दे देता है और कहता है कि तुम्हें जाकर मिस्टर चो से मिलना होगा। मिस्टर चो एक्चुअली में ग्रैंडपा का ही नाम है। घर आने के बाद योंजो अपने ग्रैंडपा को बताती है कि उसने जे म्योंग का पीछा किया और उसे पता चला कि जे म्योंग ने 400 मिलियन वॉन अलग अलग लोगों के नाम पर लोन ले रखा है, और उसके बाद उसने उन पैसों को जाकर एक आदमी को दे दिया। ग्रैंडपा जानते थे कि योंजो की लाइफ खतरे में है। अगर वो ऐसे ही जे म्योंग के पीछे जाती रही तो उसकी लाइफ को रिस्क है। इसी चीज को ध्यान में रखकर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 2 बॉडीगार्ड सिलेक्ट किया है और कल वो लोग तुमसे मिलने के लिए आएंगे। लेकिन योंजो सीधा मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। अगले दिन मिस्टर चो गुणवो से मिलते हैं। उसको देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। गुणवो बताता है कि कुछ लोन शार्क्स मेरी मॉम के कैफे में आए तो फिर उन लोगों ने एक फॉर्म पर धोखे से मेरी मॉम से साइन करवाया और उसके बाद वो ढेर सारे पैसे मांगने लग गए, और जब मेरी मॉम ने पैसे देने से मना कर दिया तो उन लोगों ने मेरे कैफे में आकर तोड़फोड़ मचाई। ये सब सुनकर मिस्टर जो कहते हैं कि मैं भी पहले लोन शार्क हुआ करता था, लेकिन अब मैंने वो काम छोड़ दिया है और अब मैं जरूरतमंद गरीब लोगों को 0% इंटरेस्ट पर लोन देता हूँ ताकि उनका भला हो सके। उसके बाद मिस्टर जो बताते हैं कि मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरी ग्रैंड डॉटर योंजो को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करे। वो ये भी बताते हैं कि मेरा और योंजो का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक वही है जो मेरी फैमिली है, इसलिए किसी भी हालत पे मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। मिस्टर चो पूछते हैं कि आखिर तुम एक बॉक्सर क्यों बने, तो गुणवो बताता है कि बचपन में मेरे डैड दारू पीकर मेरी मॉम को बहुत मारा पीटा करते थे और अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक बॉक्सर बना ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान
इंसान बनकर उन्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। गुंडों के वहां से निकलने के बाद मिस्टर चो अपने आदमी से कहकर गुंडों के घर पैसे भिजवाते हैं ताकि वो अपना लोन चुका पाए। अपने हाथ में पैसे देखकर गुंडों बहुत इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम को आकर बताता है कि मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था और उन्हीं लोगों ने मुझे ये पैसे दिए हैं ताकि हम अपना लोन चुका पाए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम म्योंगिल को देखते हैं। म्योंगिल उसी मिस्टर होंग से मिलने के लिए आया था जिसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी में म्योंगिल अपना इन्वेस्टमेंट करने वाला था। म्योंगिल की वाइफ से समझाती है कि तुम मिस्टर होंग से थोड़ा बचकर रहना, उसका दूर दूर तक कनेक्शन है, अगर हम किसी पुलिस केस में फंस गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। म्योंगिल को ये भी पता चलता है कि मिस्टर होंग अपने साथ एक आदमी को लेकर आया है और वो आदमी करंटली एक पुलिस ऑफिसर है। अंदर आकर हमें पता चलता है कि मिस्टर होंग अपना ड्रिंक अपने साथ ही लेकर आया था और वो म्योंगिल को भी अपना ड्रिंक ऑफर करता है। वो लोग इतना ज्यादा पी लेते हैं कि सारे ही लोग ड्रंक हो जाते हैं। ड्रंक होने के बाद मिस्टर होंग म्योंगिल से पूछता है कि क्या तुम सच में अमीर हो? तो म्योंगिल कहने लगता है कि मैं एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हूँ और पैसों को लेकर मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी ये सारी बातें सुनकर मिस्टर होंग उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। म्योंगिल के पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं थे, इसलिए वो एकदम से चुप हो जाता है। इसके बाद जो आदमी मिस्टर होंग के साथ आया हुआ था वो म्योंगिल से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पहले जेल में थे। इन सब की बातों से हमें यही लग रहा था कि मिस्टर होंग को म्योंगिल की सच्चाई पता चल चुकी है कि वो कितना बड़ा गुंडा है। इसके बाद मिस्टर होंग कहने लगता है कि जिन पैसों की मुझे जरूरत थी वो मुझे कहीं और से मिल गया है, इसलिए मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। और जाते वक्त मिस्टर होंग उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर कभी भी तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये सब सुनकर म्योंगिल को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने आदमी से कहता है कि जाकर मिस्टर होंग के बारे में सारे डिटेल्स पता करो ताकि मैं उसके अगेंस्ट उसे यूज कर सकूं। अगले दिन गुडवो और वुजिन आकर मिस्टर चो से मिलते हैं। वुजिन उनसे कहता है कि जैसे आपने गुडवो को ये जॉब दे दी वैसे आप मुझे भी इस जॉब पर रख लो ताकि हम दोनों मिलकर योंजो को प्रोटेक्ट कर सके। ये सुनकर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें हायर नहीं करने वाला, मैं तो बस तुम्हें सैलरी देने वाला हूँ। हायर तो तुम्हें योंजो ही करेगी, इसलिए तुम्हें उसी के पास जाकर इंटरव्यू देना होगा। वहाँ से निकलने के बाद गुडवो और वुजिन मिस्टर चो की लाइब्रेरी में योंजो का वेट कर रहे होते हैं। लाइब्रेरी में जब वुजिन एक बुक को निकालता है तो उस बुक के अंदर से बहुत सारे पैसे गिरते हैं। ये देखकर वो दोनों एक एक बुक को निकालकर देखने लग जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि पूरे के पूरे लाइब्रेरी में बुक्स नहीं बल्कि पैसे भरे हुए हैं। यहाँ पर गुडवो वुजिन को बताता है कि मैं योंजो से पहले भी मिल चुका हूँ। एक दिन जब वो एक आदमी का पीछा कर रही थी तब मैंने उसे देखा था। जब योंजो वहाँ पर आती है तो वुजिन उसे बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा मिस्टर चो ने हम दोनों को तुम्हारा बॉडीगार्ड चूज किया है। लेकिन योंजो कहने लगती है कि मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। वुजिन तो बाहर चला जाता है लेकिन गुडवो अपने पैरों पर बैठकर उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। वो कहने लगता है कि मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम मुझे 1 महीने का टाइम देकर देखो, अगर तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आया तो तुम मुझे निकाल देना। योंजो कहने लगती है कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो मेरे ग्रैंडपा से मांग लो, वो तुम्हें दे देंगे। तो गुडवो कहने लगता है कि ग्रैंडपा ने मुझे ऑलरेडी 2 साल का पैसा एडवांस में दे दिया है जो मैंने स्माइल कैपिटल्स के लोन डेप्टर्स को ऑलरेडी पे कर दिया। स्माइल कैपिटल का नाम सुनते ही योंजो मान जाती है और फिर वो तीनों एक जगह पर खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ पर योंजो गुडवो से पूछती है कि आखिर तुम स्माइल कैपिटल वालों के चक्कर में कैसे पड़े। तो गुडवो बताता है कि उन लोगों ने मेरे मॉम से धोखे से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाया और उसके बाद उन लोगों ने हमसे बहुत सारे पैसे मांगने की धमकी दी और मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं पुलिस में गया तो वो लोग मेरी मॉम को मार देंगे। योंजो बताती है कि मेरे ग्रैंडपा जरूरतमंद लोगों को पैसे देते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके अच्छाई का फायदा उठाते हैं। और ऐसा ही जे म्योंग नाम का एक आदमी उनके पास आया था जिसने अपनी मॉम की बीमारी का झूठ कहकर उनसे बहुत सारे पैसे लिए और पैसे लेकर वो गायब हो गया। इसीलिए 1 साल से मैं उसको ढूंढ रही थी और फाइनली वो मुझे मिला। मैंने देखा कि स्टेशन के बाहर वो भिखारी की तरफ भीख मांग रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वो सच में भिखारी हो गया है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि वो भिखारी बनने की एक्टिंग कर रहा था। वो लोग भिखारी बनने की एक्टिंग कर कर गरीब लोगों से धोखे से उनकी आईडी चुरा रहे थे और फिर उन्हीं की आईडी पर जाकर बहुत बड़ा बड़ा लोन ले रहे थे। और ये सारा एक्टिविटी इतना ज्यादा प्रोफेशनल था कि मुझे लगा कि जरूर इसके पीछे कोई रैकेट है। उसके बाद योंजो उसे एक आदमी का फोटो दिखाती है तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये वही आदमी है जिस आदमी ने गुडवो की मॉम से धोखे से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था। उसके बाद वो तीनों ही जे म्योंग के पीछे जाते हैं ताकि वो देख सके कि एक दिन में ये लोग कितने लोगों की आईडीज चुराते हैं।
दूसरी तरफ हम जे मेयंग और उसकी गैंग को देखते हैं जो मेकअप करके भिखारी बनने की कोशिश कर रहे थे। योंगजो उन दोनों को कैप और मास्क देती है और फिर वो दोनों जे मेयंग और उसके साथियों के पीछे जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि जे मेयंग और उसके साथी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसते हैं जहाँ पर बहुत सारे होमलेस लोग सोए हुए थे। वो लोग जाकर उनसे आईडीज मांगते हैं और उनसे झूठी झूठी बातें करने लगते हैं। पूछने लगते हैं कि तुमने लास्ट खाना कब खाया था। फिर वो गरीब आदमी कहता है कि मैंने तो 2 दिनों से खाना ही नहीं खाया। ये सुनकर जे मेयंग कहने लगता है कि मैं होमलेस एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ। गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि वो लोग गरीब लोगों की हेल्प कर सके। अगर तुम चाहो तो तुम हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें अच्छा खाना और रहने की जगह दी जाएगी और तुम्हें हर महीने पैसे भी दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारी आईडी देनी होगी। उस आदमी को यही लगता है कि ये लोग उसकी मदद करेंगे, इसलिए वो चुपचाप अपनी आईडी दे देता है। गुनवो और गुजिन ये सारा कुछ देख कर ये सारा इन्फॉर्मेशन योंगजो को दे रहे थे। उसके बाद जे म्योंग एक दूसरे आदमी के पास आईडी लेने के लिए जाता है। जब वो उस आदमी से उसकी आईडी मांगता है तो वो आदमी उन्हें पहचान जाता है और कहने लगता है कि तुम ही लोगों ने मेरी आईडी चुराई है, मेरी आईडी मुझे वापस करो। इसका मतलब जे म्योंग उस आदमी के पास पहले भी आ चुका था उसकी आईडी लेने के लिए और उस आदमी ने उसे पहचान लिया था। वो गाली देकर उसकी आईडी वापस मांगने लग जाता है, लेकिन इतने में वो तीनों उस बूढ़े आदमी को मारने लगते हैं। गुनवो उस आदमी की मदद करने के लिए आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वुजिन उसे रोकता है और कहता है कि हमें इन पचड़ों में नहीं पड़ना है, हमें दूर से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। लेकिन जे म्योंग उस बूढ़े आदमी को इतना मारने लगते हैं कि उसके सर से खून निकलने लग जाता है। गुनवो से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो भागकर उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है।